नमस्कार मित्रों, मैं शर्मिंद कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने मनोविज्ञान लेकर आया हूं। मनोविज्ञान में भी अधिगम के सिद्धांत, अधिगम कितने प्रकार का होता है, अधिगम कैसे होता है, इस सब पे चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। आपका अधिक समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसका नाम है अधिगम। अधिगम का अर्थ। अधिगम कहते किसे हैं? अधिगम कहते किसे हैं? अगर हम अधिगम की बात करें तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का क्या अर्थ होता है? सीखना। अब कैसे सीखा जाता है, इसका अर्थ क्या हुआ? सीखना। कुछ लोग अपने परिवेश से सीखते हैं, कुछ लोग समाज से सीखते हैं, जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ से सीखते हैं, घर से सीखते हैं। वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करना क्या कहलाता है? हमारा अधिगम कहलाता है। चलिए लिख सकते हैं इसको। सीखना। अधिगम का क्या अर्थ है? वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करना या फिर अर्जित करना, अर्जित करना ही अधिगम कहलाता है। वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करना क्या कहलाता है? हमारा अधिगम कहलाता है। अब वातावरण में कैसे हम कर सकते हैं? हमारे आसपास के क्षेत्र के माहौल से जो बच्चा सीखता है या समाज से जो बच्चा सीखता है क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है? सबसे पहले बच्चा अपने घर से सीखता है। कैसे सीखता है? किसके द्वारा सीखता है? अपने माँ बाप के द्वारा सीखेगा, दादी बाबा के द्वारा सीखेगा, चाचा चाची के द्वारा सीखेगा, या और जो बुजुर्ग होंगे घर में, परिवार में, उनके माध्यम से वो माहौल को सीखता है, कुछ ना कुछ ज्ञान को अर्जित करता है। वही क्या कहलाता है? हमारा अधिगम कहलाता है। अगर हम सीधी सीधी बात करें तो बच्चे की जो सीखने की कला होती है वो क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। अब अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? जो अधिगम के सिद्धांत हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, चर्चा करते हैं। अधिगम सिद्धांत के प्रकार। ये कितना प्रकार का होता है? ये मुख्यतः रूप से दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। क्या होता है दो प्रकार का? अधिगम सिद्धांत मुख्यतः रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, बात करते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत, और संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवाद सिद्धांत या फिर वादी सिद्धांत, क्षेत्रवाद सिद्धांत या फिर गेस्टाल्ट
गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, सब एक ही है। चाहे इसको संज्ञानवाद सिद्धांत कह दीजिए, चाहे क्षेत्रवाद सिद्धांत कह दीजिए, या फिर गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कह दीजिए। अधिगम का सिद्धांत दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? नंबर 1 है व्यवहारवादी का सिद्धांत, और नंबर 2 कौन सा है? संज्ञानवाद का सिद्धांत, या फिर क्षेत्रवाद का सिद्धांत, या फिर आपका गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। मुख्यतः रूप से जो पेपर में पूछा जाता है वो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत पूछा जाता है। या तो गेस्टाल्टवाद पूछेगा या फिर आपसे संज्ञानवाद का सिद्धांत पूछेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। व्यवहारवाद का सिद्धांत क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत से कैसे बच्चा सीखता है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। बच्चा व्यवहार से कैसे सीखता है? बच्चा देखता है माहौल क्या है, किस व्यक्ति का क्या व्यवहार है, उससे जो सीखता है वो क्या कहलाता है? हमारा अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। बच्चा व्यवहार से भी सीखता है, संज्ञान से भी सीखता है, क्षेत्र से भी सीखता है। वो क्या कहलाता है? हमारा अधिगम कहलाता है। और विस्तार से चर्चा करते हैं किसके बारे में? व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में, कि व्यवहारवादी सिद्धांत कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से होते हैं, कौन इसके जनक हैं। चलिए चर्चा करते हैं किसकी? अधिगम के जो सिद्धांत हैं 2 प्रकार के हैं मुख्यतः रूप से। और अब जो चर्चा करने जा रहे हैं, हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं? व्यवहारवाद के सिद्धांत की। व्यवहारवाद का सिद्धांत ये आपका 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। यहां लिख सकते हैं व्यवहारवाद का सिद्धांत मुख्यतः रूप से पांच प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः रूप से व्यवहारवाद का सिद्धांत 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं चर्चा करते हैं। नंबर 1 है आपका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। नंबर 2 पुनर्वलन का सिद्धांत। नंबर 3 उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। नंबर 4 क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। नंबर 5 अधिगम का सिद्धांत। ये आपके 5 सिद्धांत हैं। कौन कौन से? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत और अधिगम का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। ये 5 जो सिद्धांत हैं किसके अंतर्गत आते हैं? व्यवहारवाद सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब इनसे बात करते हैं कि इनके जनक कौन कौन है। जो पेपर में क्वेश्चन बनता है, अब आपसे क्या पूछ लेगा? पुनर्वलन सिद्धांत के जनक कौन है? क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के जनक कौन है?
तो एक एक करके क्या कर लेते हैं, इनके सबके जनक लिख लेते हैं, फिर बाद में चर्चा करेंगे कौन कौन से सिद्धांत का क्या क्या कार्य है, कौन सा सिद्धांत किस काम आता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्यवहारवाद के सिद्धांत की। किसकी? व्यवहारवाद के सिद्धांत की। तो इसके जो जनक हैं आपके, इसके कौन है? वॉटसन। इसके जनक कौन है? वॉटसन है। बात करते हैं इसके जनक कौन है? पावलोव। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के जनक कौन है? पावलोव है। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के जनक कौन है? पावलोव है। पुनर्वलन के सिद्धांत के जनक कौन है? क्लार्क हल। कौन? क्लार्क हल। उद्दीपक के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। क्रिया प्रसूत के स्किनर। और अधिगम का प्रतिस्थापन का सिद्धांत एडविन रे गुथरी। एडविन रे गुथरी, ये इसकी जनक। एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। व्यवहारवाद के सिद्धांत के जनक कौन है? वॉटसन है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के जनक कौन है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के कौन जनक है? पावलोव है। पुनर्वलन के सिद्धांत के जनक कौन है? क्लार्क हल है। पुनर्वलन सिद्धांत के जनक कौन है? क्लार्क हल है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। क्रिया प्रसूत के जनक कौन है? स्किनर है। अधिगम का प्रतिस्थापन के जनक कौन है? एडविन रे गुथरी हैं। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको बहुत जल्दी से याद हो पाए। अधिगम का सिद्धांत कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक कौन है? वॉटसन है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के जनक कौन है? पावलोव है। पुनर्वलन सिद्धांत के जनक कौन है? क्लार्क हल है। क्रिया प्रसूत के सिद्धांत के जनक कौन है? स्किनर है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। अधिगम का प्रतिस्थापन के सिद्धांत के जनक कौन है? एडविन रे गुथरी हैं। तो याद हो गया होगा। क्या हो गया होगा? याद हो गया होगा। मेरे साथ साथ आपको भी बोलना है। इससे क्या होगा? आपको भी क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं? क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं? आपसे पूछा जाएगा पुनर्वलन का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है। अब आपको क्या दे रहा है? व्यवहारवाद नहीं दे रहा है, खाली पुनर्वलन दे रहा है। पुनर्वलन में पूछेगा पुनर्वलन के किसके अंतर्गत आता है, तो आपको अगर पता होगा व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है तो आप व्यवहारवादी सिद्धांत टिक कर देंगे। अब वो आपसे पूछेगा कि पुनर्वलन सिद्धांत के जनक कौन है, तो आप क्या कहेंगे? पुनर्वलन सिद्धांत के जनक क्लार्क हल हैं। कौन है? क्लार्क हल हैं। अब आपसे पूछता है अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत के जनक कौन है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने किया था? इसके प्रतिपादक कौन है? जनक कौन है? तो आप क्या कहेंगे? आंसर इसका क्या होगा? आपका आंसर होगा स्किनर है। कौन है? स्किनर है। ये जो 2 क्वेश्चंस इसमें लिखे हैं, जो 2 जनक हैं हमारे, कौन कौन से? एक तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए और एक आप क्रिया प्रसूत को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। आप यूपी टेट, सी टेट पिछले बैक ईयर का उठा के देख लीजिए, हर बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। हर बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है और हर बार इस क्वेश्चन से 1 नंबर आप लोगों को दिलाया है। तो ये दोनों क्वेश्चंस क्या हैं? आपको याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। हालांकि मैं तो यही कहूँगा कि ये पांचों के पांचों ही आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, अति संभावित प्रश्न है। अब आगे बात करते हैं किसकी? अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत की। विस्तार से चर्चा करेंगे इस पे। क्या करते हैं? विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं किस पे? अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत पर। व्यवहारवादी
सिद्धांत के जनक। अभी हम बता चुके हैं व्यवहारवादी सिद्धांत के जनक कौन है, वॉटसन है। कौन, वॉटसन है। अब बात करते हैं इसी का कौन सा है नंबर 1, कौन सा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके जनक कौन है, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के जनक कौन है, पावलाव है। कौन है, पावलाव। कौन है इसके जनक, पावलाव हैं। कब हुआ, 1904 में। किसने किया था, पावलाव ने किया था। किसने किया था, पावलाव ने किया था। और पावलाव कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। कहाँ के थे ये, रूस के थे। अगर आपको पता हो तो पावलाव को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। पावलाव को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पुरस्कार से सम्मानित कब किया था, 1904 में किया गया था। कब किया गया था, 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये किस क्षेत्र में मिला था आपको, पावलाव को ये किस क्षेत्र में मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में। प्रयोग यहां लिख सकते हैं हम, प्रयोग। प्रयोग किस पर किया है उन्होंने, कुत्ते की लार पर किया था। कुत्ते की लार का नाम क्या था, कुत्ते की लार का क्या नाम था, टेरोटिक, टेरोटिस्क। पावलाव क्या थे, पावलाव शरीर शास्त्री थे। कौन से थे, पावलाव क्या थे, शरीर शास्त्री। पावलाव कौन थे, शरीर शास्त्री भी थे। अब क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ये जो इस अनुकूलित सिद्धांत का निचोड़ था वो मैंने सब आपके सामने प्रस्तुत किया है। क्या किया है, प्रस्तुत किया है। क्या क्या क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। कैसे, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा पावलाव को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1904 में किया गया। पावलाव किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो पावलाव चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित थे। किस क्षेत्र से थे, चिकित्सा क्षेत्र से थे। पावलाव को क्या कहा जाता है, पावलाव को शरीर शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। पावलाव ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया, पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते के ऊपर किया था, कुत्ते की लार के ऊपर किया था। कुत्ते पे तो किया था, लेकिन कुत्ते पे किस पे किया था, कुत्ते की लार के ऊपर किया था। कुत्ते की लार का क्या नाम था, तो कुत्ते की लार का नाम टेरोटिक्स था। क्या था, टेरोटिक्स था। मजा आ रहा है ना क्लास में, समझ में भी आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। जितने इसमें बन सकते थे वो मैंने क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है। हाँ, एक रह गया, ये कहाँ के निवासी थे, पावलाव कहाँ के निवासी थे, तो पावलाव रूस के निवासी थे। कहाँ के थे, रूस के थे। अब विस्तार से चर्चा करते हैं, इसकी परिभाषा भी जानेंगे, कुत्ते की लार पर किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए करते हैं विस्तार से चर्चा इनके प्रयोग के ऊपर। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत।
अगर मैं आपसे कह दूं कि अनुक्रिया का क्या अर्थ होता है, तब आप क्या कहेंगे? अनुक्रिया का क्या अर्थ होता है? अनुक्रिया का अर्थ होता है व्यवहार। क्या होता है? व्यवहार। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अनुकूलित अनुक्रिया को किन किन और नामों से जाना जाता है, या इसके क्या उपनाम हैं, उसकी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। वो कौन कौन से नाम हैं जिन्हें हम अनुकूलित अनुक्रिया के नाम से भी जानते हैं, या इसके भेद कौन कौन से हैं? तो यहां हेडिंग डाल लीजिए उपनाम। किसके उपनाम है ये? अनुकूलित अनुक्रिया के कौन कौन से नाम हैं उनको याद कर लीजिए। अनुबंधन का सिद्धांत, पहला क्या है आपका? अनुबंधन, अनुबंध का सिद्धांत। दूसरा क्या है? क्लासिकल थ्योरी। तीसरा है शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन। चौथा क्या है? सीआर थ्योरी। सीआर थ्योरी। पांचवा क्या है? चिर सम्यक सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। चिर सम्यक सिद्धांत या फिर संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अधिगम का प्राचीन सिद्धांत। और लास्ट है आपका अधिगम का परंपरागत सिद्धांत। ये आपके और नामों से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अनुकूलित अनुक्रिया के जो सिद्धांत हैं उसको इन नामों से और जाना जाता है। अगर मैं बात करूं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के जनक कौन है, तो आप क्या कह देंगे? पावलाव कह देंगे। क्या कह देंगे? पावलाव कह देंगे। ये बीच बीच में इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको याद रहे, आप भूले ना। अब पेपर में क्या आता है? एग्जाम में अनुबंध का सिद्धांत पूछ सकता है, क्लासिकल थ्योरी पूछ सकता है, शास्त्रीय अनुबंध पूछ सकता है, सीआर थ्योरी किसने दी है ये पूछ सकता है, क्लासिकल थ्योरी किसने दी है ये पूछ सकता है। सबसे कौन है जन्मदाता? पावलाव। कौन है? पावलाव है। क्यों है पावलाव? क्योंकि इसी को और दूसरे नामों से जाना जा रहा है। किसके नाम है ये? अनुकूलित अनुक्रिया के ही नाम हैं सारे के सारे। किसके नाम है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के ही क्या है? नाम है। तो याद कर लेते हैं फटाफट एक बार, जल्दी से याद कीजिए। अनुबंध का सिद्धांत नंबर 1, अनुबंध का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, सीआर थ्योरी, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत, अधिगम का परंपरागत सिद्धांत, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत, अधिगम का परंपरागत सिद्धांत, चिर सम्यक सिद्धांत, चिर सम्यक सिद्धांत या फिर संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। चिर सम्यक को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? संबंध प्रत्यावर्तन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो याद हो गए होंगे, एक बार और रिवाइज करते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत
क्लासिकल थ्योरी, सीआर थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन प्राचीन हाँ अधिगम का प्राचीन सिद्धांत, अधिगम का परंपरागत सिद्धांत। ये हमें याद हो गया। क्या याद हो पाया आपको? हो गया ना? आगे बढ़ जाएं फिर। चलिए अब बात कर लेते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कैसे काम करता है। इन्होंने पावलाव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किया है, कौन कौन सा उद्दीपक बनाए, कौन सा उसमें उद्दीपक रहा, कैसे काम किया, कैसे नहीं किया, वो हम एक पिक्चर के माध्यम से समझ लेंगे। अब इसकी परिभाषा की बात अगर हम करें, परिभाषा कैसे हम इसकी लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा को भी बहुत आसान भाषा में मैं क्या कराता हूँ, अभी आपको याद कराता हूँ। कैसे क्या कराता हूँ? याद करा देता हूँ, और बहुत आसान वाली भाषा में आपको याद हो जाएगी और आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। जब मनुष्य कोई भी कार्य अपनी स्वेच्छा से या अपनी क्रिया अनुसार करता है तो वो क्या कहलाता है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। कैसे? अब मैं इसको स्पष्ट करता हूं कैसे हो। जब कोई मनुष्य किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पे खुशी का माहौल हो, जहां पर खुशी का माहौल होता है, तो क्या होता है? वहां पर मनुष्य अपने आप को उसी अनुसार ढाल लेता है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। यदि मनुष्य किसी ऐसे स्थान पर जाए जहां पर दुख वाला माहौल हो, जहां पर दुख वाला माहौल हो, तो मनुष्य उसी अपने आप को किस अनुसार ढाल लेता है? उसके अनुरूप ढाल लेता है। किसके अनुरूप? दुख के अनुरूप ढाल लेता है। जब खुशी में गया तो मनुष्य ने क्या किया? उसको अपने खुशी के माहौल में ढाल लिया, और जब दुख में गया तो मनुष्य ने अपने आप को किस में ढाल लिया? दुख में ढाल लिया। तो यही कहलाता है हमारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अगर हम सीधी सीधी भाषा में बात करें तो जैसा देश और वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। बच्चों में बच्चे बन जाओ, बड़ों में बड़े बन जाओ, बुड्ढों में बुड्ढे बन जाओ, और जवान में जवान बन जाओ। आप कहोगे सर जवानों का नाम तो लिया नहीं, तो ले लीजिए, हम आपका जवानों का नाम भी ले लेते हैं। तो अपने आप को किसके अनुसार ढाल लेना? माहौल के अनुसार परिवर्तित कर लेना ही क्या कहलाता है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। जिसके प्रतिपादक कौन थे? पावलाव थे। जिसके प्रतिपादक कौन थे? पावलाव थे। ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? याद करो अपने बचपन को, याद करो अपने बचपन को, जब आप गिल्ली डंडा खेला करते थे। क्या खेलते थे? गिल्ली डंडा खेला करते थे, बैट बॉल खेला करते थे। तो क्या करते थे उस समय? जब हम गिल्ली डंडा खेल रहे हैं तो गिल्ली डंडे वाला माहौल मिला, और जब हम बैट बॉल खेलने पहुंच गए तो वहां पे 11 प्लेयर मिले और हमने अपने आप को उसी रूप में ढाल लिया। क्या खेलना है अब हमें? बैट बॉल खेलना है, या फिर अभी हमें गिल्ली डंडा खेलना है। तो जैसा माहौल में हम गए उसी अनुसार हमने अपने आप को क्या कर लिया? ढाल लिया। यही कहलाता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या आप भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। पावलाव के अनुसार, पावलाव के अनुसार व्यक्ति को माहौल के अनुसार व्यक्ति को माहौल के अनुसार ढलना ही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है।
हमने अपने आप को क्या ढाल लिया, जो माहौल था उसके अनुसार ढाल लिया, और वो क्या कहलाता है, हमारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। पावलाव का जो प्रयोग था, प्रयोग देख लेते हैं। पावलाव द्वारा किया गया प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पर किया था। किस पे किया था, कुत्ते की लार पर। किस पर, कुत्ते की लार पर किया था। ये तो हमने साधारण बोलचाल की एक परिभाषा आपको बता दी है। जो इसकी दूसरी परिभाषा है वो अभी बताएंगे कब, जब प्रैक्टिकल हो जाएगा हमारा यहाँ। बस देखो, बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइंग मेरी नहीं है। आप इसको क्या मान लीजिए, कुत्ता मान लीजिए। ये क्या है, कुत्ता है आपके सामने एक, ठीक है। इसे बस कुत्ता ही समझ लीजिए, इसे कुछ और मत समझना। ये क्या हो गया, आपका कुत्ता बन गया। अब इसके सामने हमने क्या रखा है, यहाँ पर भोजन। क्या दे दिया हमने इसको, भोजन हमने इसके सामने रख दिया। कुत्ते ने क्या करा, इसको देखा। कुत्ते ने क्या किया, देखा। किसको देखा, भोजन को देखा। कुत्ते के मुंह से क्या आ गई, ये इसका मुंह है, ठीक है। ये क्या है, इसका मुख है, इसका कुत्ते का। तो यहां से क्या टपक गया, लार टपक गई। इस लार का नाम क्या था, लार का नाम था टेरोटिस्क। देखिए, आपको साथ साथ याद भी कराता रहूंगा कि कौन सी लार थी, टेरोटिक्स थी। कुत्ते ने क्या देखा, भोजन देखा, और भोजन के बाद क्या टपकी उसके मुंह से, लार टपकी, ठीक है। क्या टपकी, लार टपकी। और लार का नाम क्या था, टेरोटिक्स नाम था। और इस भोजन ने किसका काम कर रहा है, उद्दीपक का काम किया। किसका काम किया, उद्दीपक का काम किया। क्यों उद्दीपक का काम किया, जब मनुष्य भूखा होता है क्या निकलती है, बोले अब कुछ खाने को मिल जाए बस। तो ऐसा ही इसके साथ हुआ कुछ। कुत्ता क्या था, भूखा था। भूखे कुत्ते के सामने क्या दिया हमने, भोजन दिया। और भोजन देखने के बाद क्या मुंह से निकली, उसके लार निकली। इस लार का नाम क्या था, टेरोटिक्स था। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था, लार पे किया था। किस पे किया था, लार पे किया था। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस क्रिया को हमने कई बार हमने इस क्रिया को क्या किया, दोहराया। पहले हमने क्या रखा, भोजन रखा। कुत्ते ने भोजन को देखा, भोजन कुत्ते के मुंह से क्या टपकी, लार टपकी। और इस लार का नाम क्या था, टेरोटिक्स था। और भोजन का किसका काम किया, भोजन ने उद्दीपक का काम किया। इस भोजन ने किसका काम किया, उद्दीपक का काम किया। फिर एक दिन ऐसा आया, हमने क्या कर लिया, साथ में घंटी बजाई। पहले क्या किया, फिर हमने घंटी को बजाया। घंटी क्या करी हमने, घंटी बजाई। फिर उसके बाद हमने भोजन दिया। पहले क्या किया, घंटी बजाई, उसके बाद भोजन दिया। कुत्ते ने देखा, कुत्ते के मुंह से क्या आई, लार आई। उस लार का नाम क्या था, टेरोटिक्स था। इस क्रिया को हमने फिर से दोहराया। क्या, कैसे दोहराया, पहले हमने क्या बजाई, घंटी बजाई, और कुत्ते को फिर क्या दिया, भोजन दिया। कुत्ते ने देखा और कुत्ते के मुंह से क्या आई, लार आई। फिर एक बार हमने इस क्रिया को भी हमने कितनी बार किया, कई दिन तक हमने इस क्रिया को भी किया। और फिर बाद में क्या किया, बाद में क्या किया, घंटी बजाई, लेकिन हमने भोजन को नहीं रखा। घंटी तो बजाई, भोजन को नहीं रखा, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह से क्या आई, लार आई। क्यों, क्योंकि कुत्ता समझ चुका था कि क्या होता है जब घंटी बजती है तो क्या आता है मेरे आगे, भोजन आता है। क्या आता है मेरे आगे, भोजन आता है। तो क्या समझ गया, कुत्ते ने समझा कि जैसे ही घंटी बजी उसके आगे भोजन आएगा और मुंह से क्या निकलेगी, लार निकलेगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, घंटी बजाई, भोजन उसके आगे नहीं आया, लेकिन कुत्ते की लार फिर भी निकली। तो भोजन का किसका काम किया, उद्दीपक का कार्य किया। प्रकृति का क्या नियम है, खाने पीने की जो भी वस्तु देखकर हमारे मन में जो लार आती है वो कौन सी क्रिया कहलाती है, एक स्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है।
क्या कहलाता है? स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। क्यों कहलाता है? ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, प्रकृति का नियम है। कैसे? अब मनुष्य के ऊपर ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। कैसे? आपने देखा होगा जब कभी मेले में जाते हैं तो वहां पे गोलगप्पे होते हैं। क्या होते हैं? गोलगप्पे होते हैं और हमारे मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। ये भी क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये कौन सी प्रक्रिया है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। गोलगप्पे को देख के मनुष्य के मुंह में पानी आना, आम को देखकर मनुष्य के मुंह में पानी आना, या फिर इमली को देखकर मनुष्य के मुंह में पानी आना, ये कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। और स्वाभाविक प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य करती है। जिस प्रकार कुत्ते ने भोजन को देखकर क्या किया? मुंह से लार आई, उसी प्रकार मनुष्य भी खट्टी पदार्थों को देखकर या किसी स्वादिष्ट भोजन को देखकर मन में जो लार उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? स्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। और किससे संबंधित है? ये अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। पावलाव ने यही सिद्धांत में बताया है। पावलाव द्वारा इस सिद्धांत में यही बताया गया है। तो समझ में आ गया होगा? क्या समझ में आया? क्या ये जो लार का आना है, कुत्ते के मुंह से लार का आना, ये कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक उद्दीपक है। अब इसमें कहां से क्वेश्चन बनेगा वो मैं बताता हूं। सबसे पहला एग्जामिनर पूछता है लार का क्या नाम था? तो आपको याद हो गया होगा, टेरोटिस्क नाम था। क्या नाम था? टेरोटिस्क नाम था। पावलाव ने अपना प्रयोग किस पर किया? पावलाव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। भोजन को कौन सा उद्दीपक माना गया है? भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक माना गया है, क्योंकि मनुष्य हो या जानवर किसी भी स्वादिष्ट पदार्थ को देखकर या स्वादिष्ट भोजन को देखकर मन में जो लार का आना है वो क्या कहलाता है? स्वाभाविक प्रकृति का नियम कहलाता है। और यही स्वाभाविक क्या है? उद्दीपक भी है। या एक और उदाहरण देख लेते हैं, मजेदार उदाहरण। क्या देखते हैं? एक और उदाहरण देखते हैं, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं कहाँ गया? जंगल। अब जंगल में मंगल नहीं करने गए थे। एक बार मैं जंगल गया, जंगल से क्या लाया? भालू लाया। क्या लाया वहां से? भालू लाया। और भालू को क्या सिखाना था मुझे? नाचना सिखाना था। भालू को क्या सिखाना था? नाचना सिखाना था। नाचना सिखाना था। एक बार मैं जंगल गया, जंगल से भालू लाया, भालू को क्या सिखाना था? नाचना सिखाना था। अब मैंने क्या सोचा कि भालू को नाचना कैसे सिखाया जाए? मैंने क्या सोचा? भालू को नाचना कैसे सिखाया जाए? तो हमने क्या किया? भालू को बैठाया। ठीक, भालू के बाद क्या ले लिया हमने? गरम तवा ले लिया। क्या ले लिया? गरम तवा। तवा कौन सा? जिस पर रोटियां सेकी जाती है। पैर कहाँ रखवाया? गरम तवे पर रखवाया। गरम तवे पर। जंगल गया, जंगल से भालू लाया, भालू का पैर कहाँ रखवाया? गरम तवे पर रखवाया। तो जैसे ही तवे पर भालू का पैर पड़ा तो पैर ने क्या उठाया? भालू ने पैर को उठाया। कुछ समझ में आया? एक बार जंगल गया, जंगल से भालू लाया, भालू का पैर कहाँ रखवाया? गरम तवे पर रखवाया। और जैसे ही भालू का पैर गरम तवे पर आया तो उसने क्या करा? पैर को उठाया। क्या किया? जैसे ही मैं जंगल में गया, जंगल से क्या लाया? भालू लाया, भालू का पैर गरम तवे पर रखवाया। और जैसे ही उसका पैर गरम तवे पर पड़ा तो उसने क्या किया? गरम पैर को उठाया। कहाँ से उठाया? तवे से उठाया। ये प्रक्रिया हमने कई बार दोहराई। इसी प्रक्रिया को बार बार हम दोहराते रहे। और एक बार हमने क्या किया? एक बार डमरू लगा लिया। क्या? डमरू। अब
हमने क्या किया, डमरू बजाया, डमरू को क्या किया, बजाया, और फिर भालू को लाया। किसको लाया, डमरू बजाया भालू आया। क्या, डमरू बजाया भालू आया, भालू का पैर गरम तवे पर रखवाया और गरम पैर भालू ने उठाया। क्यों उठाया, क्यों उठाया, क्योंकि तवा क्या था, गरम था। इस प्रक्रिया को हम कई बार करते हैं, इस प्रक्रिया को हम बार बार दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं उसी चीज को। किसका अभ्यास करा रहे हैं, भालू को अभ्यास करा रहे हैं। किसका वो अभ्यास करा रहे हैं, भालू को अभ्यास करा रहे हैं। इस प्रक्रिया को बार बार करने के बाद फिर हम एक दिन ऐसा आता है, डमरू बजाते हैं। क्या बजाया, डमरू बजाया, और डमरू का पैर, अब की बार हमने क्या किया, गरम तवा उसके पैर के नीचे नहीं रखा, लेकिन फिर भी उसने पैर को उठाया। क्यों, क्योंकि अब भालू समझ चुका था, क्या समझ चुका था, कि जैसे ही डमरू बजेगा तब क्या आएगा, मेरा पैर के नीचे गरम तवा आएगा और मुझे पैर को उठाना पड़ेगा, मुझे पैर को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। अब भालू क्या कर चुका था, समझ चुका था। अब इसमें उद्दीपक क्या हुआ, अब इसमें बताइए मुझे उद्दीपक क्या है। अब इसमें क्या हुआ, डमरू और भालू के पैर के बीच में क्या हो गया, अनुबंधन हो गया। क्या हो चुका है इन दोनों के बीच में, अनुबंधन। क्योंकि उसे मालूम था भालू को क्या, कि जैसे ही डमरू बजेगा, फिर डमरू बजने के बाद मेरे पैर के नीचे क्या आ जाएगा, गरम तवा आ जाएगा और मुझे फिर से पैर को उठाना पड़ेगा। ये भालू बहुत अच्छे से समझ चुका था। इस प्रकार से हमने भालू को क्या सिखा दिया, नाचना सिखा दिया। हमने क्या सिखा दिया, नाचना सिखा दिया। अब जब जब डमरू बजता तब तब भालू क्या करता, अपने पैर को उठाता। तो भालू इस तरह से क्या हो गया, नाचना सीख गया। भालू क्या सीख गया, नाचना सीख गया। ये नियम आप नहीं भूल सकते। ये कौन सा नियम था, ये था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। किस पर दिया था, कुत्ते पर दिया था। इसी तरीके से अगर हम शेर को ले लें तो शेर के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें हंटर लेना पड़ेगा। हमें क्या लेना पड़ेगा, हंटर लेना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इसकी परिभाषा की। परिभाषा, जो क्रिया पूर्व में, जो क्रिया पूर्व में भोजन के द्वारा हो रही थी, अब वह क्रिया घंटी बजाने से होने लगी। तो उसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया? अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ इसका, जब हम कुत्ते को क्या दे रहे थे, भोजन दे रहे थे, तब वो क्रिया हो रही थी। कौन सी क्रिया, जब हमने कुत्ते के सामने भोजन रखा था तो उसके मुंह से क्या आ रही थी, लार आ रही थी। अभी हमने प्रैक्टिकल भी किया था, क्या किया था, जब कुत्ते को भोजन दिया तो मुंह से क्या निकली, लार आई। ये कुछ दिन तक चला। उसके बाद हमने क्या बजाया था, घंटी बजाई। क्या बजाई, घंटी बजाई। फिर भी उसके मुंह से क्या आया,
लार का आना, क्या आई उसके मुंह से? लार आई। तो वो क्रिया कौन सी कहलाई? अनुकूलित अनुक्रिया कहलाई। क्यों कहलाई? क्योंकि कुत्ता समझ चुका था कि जैसे ही घंटी बजेगी तो उसके सामने क्या आएगा? भोजन आएगा। क्या समझ चुका था? जैसे ही घंटी बजेगी कुत्ते के सामने क्या आ जाएगा? भोजन आ जाएगा या उसको भोजन मिल जाएगा। घंटी क्या है? एक अस्वाभाविक क्रिया है। ये क्या है? एक अस्वाभाविक क्रिया है। क्यों है? क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा है क्या? घंटी बजाए और कुत्ता दौड़ा चलाए, बोले अब मुझे रोटी मिलने वाली है। कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने कुत्ते को उसके अनुरूप क्या किया है? ढाला है। हमने उस कुत्ते को क्या किया है? उसके अनुरूप ढाला है। तो ये कौन सी क्रिया हुई? एक अस्वाभाविक क्रिया हुई। किसी अस्वाभाविक उद्दीपक द्वारा स्वाभाविक क्रिया का होना अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या हुआ? इसमें घंटी का बजना हुआ। क्या हुआ? घंटी का बजना हुआ। और स्वाभाविक क्रिया क्या हुई? भोजन हुआ। क्योंकि कुत्ते को मालूम है कि जब वो किसी के भी गेट पे जाएगा तो क्या मिलेगी उसे? रोटी मिलेगी। क्या उसको ये मालूम है कि जब घंटी बजेगी तो रोटी मिलेगी? नहीं है ये पता। तो घंटी को बजाकर उसको भोजन देना क्या कहलाएगा? अस्वाभाविक क्रिया कहलाएगी। अब विशेष क्या है इसमें? तो विशेष की अगर हम बात करते हैं तो पावलोव ने अपने सिद्धांत में 2 क्रियाएं बताई हैं। कितनी क्रियाएं बताई हैं? 2 क्रियाएं। ये लिख सकते हैं, नोट करके लिख लेना इसको। नोट, पावलोव ने अपने सिद्धांत में 2 क्रियाएं बताई हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 स्वाभाविक क्रिया, नंबर 2 अस्वाभाविक क्रिया। स्वाभाविक क्रिया और नंबर 2 है अस्वाभाविक क्रिया। स्वाभाविक क्रिया और अस्वाभाविक क्रिया, ये आपकी 2 क्रियाएं बताई। किसने बताई है? पावलोव ने बताई। स्वाभाविक क्रिया क्या है? अनानुबंधित क्रिया है और ये अनुबंधित क्रिया है। स्वाभाविक क्रिया अनानुबंधित क्रिया है। क्यों? क्योंकि अनुबंधित क्रिया है क्योंकि कुत्ते के मुंह में भोजन की वजह से
लार का आना। अनानुबंधित क्यों है? क्योंकि जब कुत्ते को क्या दिखाया जाता है, भोजन दिखाया जाता है, तो उसके मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है। इसीलिए स्वाभाविक क्रिया कौन सी क्रिया अनानुबंधित क्रिया कहलाती है? कौन सी क्रिया? स्वाभाविक क्रिया। अब ये कौन सी कहलाएगी? ये अनुबंधित क्रिया कहलाती है। ये कौन सी क्रिया कहलाती है? अनुबंधित क्रिया। अनुबंधित अनुबंधित क्रिया है। क्यों है यह अनुबंधित क्रिया? क्योंकि घंटी के द्वारा कुत्ते के मुंह में क्या आ जाता है? कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। लार का आना, लार का आना। समझ में आ गया? अनानुबंधित कौन सी है और अनुबंधित कौन सी है? इसमें क्या हो रहा है? घंटी के द्वारा कुत्ते के मुंह में लार आ रही है, और इसमें भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में क्या आ रही है? लार आ रही है। अब आगे यह है कि पावलाव ने जो घंटी है उसके 3 नाम बताए हैं। किसने बताए हैं? पावलाव द्वारा। लिख लीजिए इसको नोट करके। नोट, पावलाव ने घंटी को 3 उपनामों लिख लो, उपनामों से जाना जाता है। पावलाव द्वारा घंटी को 3 उपनामों से जाना जाता है। किसने कहा है ये? पावलाव ने कहा है। क्या घंटी को कितने नाम से जान सकते हैं हम? 3 नामों से जान सकते हैं। कौन कौन से नाम हैं? लिख लीजिए नाम कौन कौन से? अस्वाभाविक, अस्वाभाविक सिद्धांत या अस्वाभाविक क्रिया। दूसरा नाम क्या है? अनुबंधित, अनुबंधित क्रिया। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? अनुकूलित। पहला हुआ आपका अस्वाभाविक क्रिया, अनुबंधित क्रिया और अनुकूलित क्रिया। ये वो 3 नाम हैं जो घंटी को दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं? घंटी को दिए गए हैं। और किसने दिए हैं? पावलाव ने दिए हैं। किसने दिए हैं? पावलाव ने। तो मित्रों, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे चैनल पे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद,